फीकी विजय दिवस परेड देखकर व्लादिमीर पुतिन सोचने लगे कि यह सब कैसे हुआ। सैन्य साजो सामान के बिना कोई परेड मुश्किल से सैन्य परेड कहलाती है। लेकिन यह अपमान उस दिन पुतिन के दिमाग में नहीं रहा होगा। एक और शर्मिंदगी कहीं और हो रही थी, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरी दुनिया के सामने पुतिन की बहुत बेइज्जती हुई। इसे देखना काफी मुश्किल है। रूस ने जिस चीज को चुराने में महीनों लगा दिए थे, उसे यूक्रेन ने वापस हासिल कर लिया है, क्योंकि रूस की सेना पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे ही पुतिन ने अपनी उदास परेड को बिना किसी हलचल के गुजरते हुए देखा, उस दमदार संदेश की तो बात ही छोड़िए जो इसे देना चाहिए था, उन्होंने पिछले कुछ महीनों को शर्म के साथ याद किया होगा। रूस की ताकतवर सेना यूक्रेन को रोंदते हुए आगे बढ़ रही होनी चाहिए थी। भव्य वसंत आक्रमण जोर शोर से चल रहा है और यूक्रेन को बिखर जाना चाहिए था। लेकिन वास्तविकता, जैसा कि युद्ध अध्ययन संस्थान या ISW ने बताया है, यह है कि रूस ने पिछले एक साल में लगभग कोई महत्वपूर्ण सैन्य प्रगति नहीं की है और ऐसा नहीं लगता कि वह जल्द ही कोई बड़ी सफलता हासिल कर पाएगा। अब कोई सैन्य प्रगति नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि बिल्कुल भी प्रगति नहीं हो रही है। रूस के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि इतनी धीमी गति से कि एक स्लॉथ भी शर्मिंदा हो जाए। इसका मतलब है रूस महीनों से कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाया है, और जो कुछ भी रूस ने हासिल किया है वह इतनी भारी क्षति के साथ आया है कि कोई भी अन्य आधुनिक सेना इसे संकेत मानती कि अब पीछे हटने, फिर से संगठित होने और शायद कोई नई योजना बनाने का समय आ गया है। जैसा कि ISW कहता है, रूसी सेनाओं ने अगस्त 2025 में 14 महीने की मुहिम के बाद टोरेट्स पर कब्जा किया, सीवियस को 41 महीने की मुहिम में और जनवरी 2026 में 2 साल की मुहिम के बाद पोक्रोव्स पर कब्जा किया। रूस को इन अभियानों में भारी जनहानि और उपकरणों का नुकसान हुआ। ISW कहता है कि रूस ने इन उपलब्धियों का लाभ नहीं उठाया। 41 महीनों में केवल 3 प्रमुख बस्तियों पर चर्चा होना साबित करता है कि यूक्रेन में पुतिन का अभियान कितना विफल रहा है। आंकड़े दिखाते हैं कि रूस के कम प्रशिक्षित सैनिकों को उपलब्धि पाने में बहुत समय लगता है। एक शहर या कस्बा जीतने में सालों लग जाते हैं। यह पुतिन के रूसी सेना की ताकत के भ्रम का नतीजा है, प्रभुत्व नहीं। अब हम डोनेट्स्क किलेबंदी पट्टी पर आते हैं। कीव इंडिपेंडेंट की 17 अप्रैल की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सितंबर तक डोनबास पर कब्जा करने का लक्ष्य सैनिकों को दिया है। इसके लिए डोनेट्स्क किलेबंदी पट्टी का ढहना जरूरी है। रूस के वसंत और गर्मी के हमले इसी उद्देश्य से हैं, लेकिन रूस के हमलों की तरह इसमें भी मुश्किल से कोई प्रगति हो रही है। रूस ने किलेबंदी क्षेत्र में सिर्फ कॉन्स्टेंटिन्यूका में बढ़त बनाई है, जहां पुतिन के पिट्ठू अक्टूबर 2025 से छोटे सैनिक दलों के साथ घुसपैठ कर रहे थे। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक घुसपैठी दलों ने न तो जमीन जीती, न ही बड़े रूसी हमलों की तैयारी कर पाए हैं। रूस को सितंबर तक पूरा डोनबास अपने कब्जे में लेना था, लेकिन अब मई का मध्य चल रहा है और रूस की सेनाएं जो कुछ भी हासिल कर पाई हैं वो किलेबंदी क्षेत्र के दक्षिणी सिरे की सतह को छूना भर है। हम कह रहे हैं सितंबर आकर चला जाएगा, लेकिन रूस ठोस प्रगति नहीं करेगा। रूस का कम सुरक्षित शहरों का रिकॉर्ड दिखाता है कि वह किलेबंदी पट्टी पर अपनी सेनाओं को लंबे समय तक झोंककर तबाह करता रहेगा, और अभी हम मुश्किल से एक गतिरोध से ज्यादा कुछ नहीं देख रहे हैं। पुतिन की बेइज्जती इस वजह से भी बढ़ रही है कि हाल के महीनों में यूक्रेन की रक्षा ही उनकी सेनाओं को रोकने वाली एकमात्र वजह नहीं रही। पुतिन की असली समस्या यह है कि जब ये सब हो रहा है, यूक्रेन लगातार बढ़त बना रहा है। हमारे साथ बने रहें, हम आपको और भी समझाएंगे। फिलहाल जब पुतिन रूस की मामूली विजय दिवस परेड को देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि इस खास दिन के लिए घोषित किया गया युद्ध विराम शायद उनकी बेइज्जती को रोकने के लिए काफी होगा। कुछ घंटों के लिए पुतिन गलत थे। रूस की हताशा और पुतिन के स्वयं घोषित युद्ध विराम के दौरान भी यूक्रेन द्वारा कथित तौर पर लड़ाई जारी रखने की बात ने उन उम्मीदों को खत्म कर दिया। ISW की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध विराम के दौरान सैन्य गतिविधियां धीमी हुई, लेकिन लड़ाई चलती रही। रूस ने तुरंत यूक्रेन पर आरोप लगाए। ISW रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कहा यूक्रेन ने युद्ध विराम 8,970 बार तोड़ा। इस आंकड़े में 7,151 ड्रोन हमले, 1,173 तोपखाना, मोर्टार
और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हमले और 12 जमीनी हमले शामिल हैं। रूस के पास ज्यादा कहने को नहीं है। ISW की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 8 मई शाम 6 बजे यूक्रेन पर एक इस्कंदर M मिसाइल और 43 ड्रोन से हवाई हमला किया, पर यह साफ नहीं है कि हमला 9 मई आधी रात के बाद भी जारी रहा या नहीं। पुतिन, जब आप परेड की सुरक्षा के लिए जल्दबाजी में अस्पष्ट युद्ध विराम करते हैं तो यही होता है। और ज्यादा अपमान होता है जब आप यूक्रेन को अपने बेमानी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए बदनाम करते हैं। अब चलिए पिछले कुछ महीनों में रूस के लड़खड़ाते अभियान की तुलना करते हैं जो यूक्रेन कर रहा है उससे। दिसंबर में 2 साल की लड़ाई के बाद भी रूस बोक्रोव्स्क पर कब्जा नहीं कर पाया था। उस दौरान पुतिन के जनरलों ने दावा किया कि रूस ने आखिरकार यूक्रेन के उत्तरी क्षेत्र खार्किव में कुपियांस्क शहर पर कब्जा कर लिया है। यह एक संचालनात्मक रूप से महत्वपूर्ण बढ़त होती, लेकिन यह दावा अंततः रूस के लिए उल्टा पड़ गया। दिसंबर मध्य तक यूक्रेन ने जवाबी हमला कर कुपियांस्क के ज्यादातर हिस्से को आज़ाद कराया, जिससे पुतिन की सेनाएं पीछे हट गई और यूक्रेन की सर्च एंड डिस्ट्रॉय रणनीति रूस की घुसपैठ का प्रभावी जवाब साबित हुई। इसी वक्त कहानी बदल गई। बढ़त यूक्रेन के पास थी और 2026 पुतिन के लिए और शर्मिंदगी लाने वाला था। वसंत और गर्मी के अभियानों से पहले यूक्रेन ने दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे पुतिन को शर्मिंदगी हुई। 2026 की सर्दियों और शुरुआती वसंत में यूक्रेन ने लगभग 400 वर्ग किमी क्षेत्र आज़ाद कराया, जिनमें हाल ही में अप्रैल के अंत में जापोरिजिया के पश्चिमी इलाकों की बस्तियां शामिल है। ISW की रिपोर्ट के अनुसार जब रूस के जूझते हुए सैनिक डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट से टकराते रहे, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, तो इसका नतीजा एक तरह के गतिरोध के रूप में सामने आया और उत्तर में यूक्रेन के दक्षिणी जवाबी हमले इतने प्रभावी रहे कि अप्रैल 2026 पहली बार था जब अगस्त 2024 के बाद रूस को शुद्ध क्षेत्रीय नुकसान उठाना पड़ा। यूनाइटेड 24 मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने उस माह 116 वर्ग किमी की बढ़त हासिल की। ऐसा आखिरी बार तब हुआ जब यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में घुसकर जवाबी हमला किया था, जिसे पलटने में रूस को महीनों लगे और यूक्रेन के मुताबिक रूस के 63,000 से ज्यादा सैनिकों का नुकसान हुआ। पुतिन पर अपमान का बोझ बढ़ता जा रहा है। पर रुकिए, कुर्स्क अब भी रूस के राष्ट्रपति के लिए समस्या है। एक इलाका जिसे यूक्रेनी सैनिकों से मुक्त बताया गया था, असल में ऐसा नहीं है। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सियर्स्की ने 8 मई को कहा कि यूक्रेनी सैनिक अब भी कुर्स्क क्षेत्र में सक्रिय हैं। दुश्मन के दबाव के बावजूद यूक्रेनी योद्धा रूस में सक्रिय है। कुर्स्क क्षेत्र में हमारी मौजूदगी है, सियर्स्की ने कहा। तो चलिए इसे साफ साफ समझ लेते हैं। पुतिन, पिछले 6 महीनों में रूस ने जो भी सैन्य उपलब्धियां हासिल की हैं, वे सिर्फ पोक्रोव्स्क में थीं, और ये उपलब्धियां भी 2 साल लंबे अभियान के अंत में मिली, जिसमें रूस ने अपने दसियों हजार सैनिकों को खो दिया। भव्य वसंत और गर्मी के हमलों के बावजूद वे डोनेट्स्क किलेबंदी पर लगभग कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। रूस यूक्रेनी हमलों के कारण लगातार जमीन खो रहा है। नेट गेन में अब यूक्रेन आगे है, और यहाँ तक कि कुर्स्क में भी, जहाँ रूस को लगा था कि उसने पूरी तरह से नियंत्रण वापस पा लिया है, वहाँ भी यूक्रेनी सैनिक सक्रिय हैं। अब हालात रूस के खिलाफ बदल रहे हैं, और ये सब पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। विजय दिवस परेड रूस की ताकत दिखाने के लिए होती है। 2026 का संस्करण भी ऐसा ही रहा। पुतिन ने रूस की वर्षों में सबसे छोटी 45 मिनट की परेड देखी, जिसमें सैन्य उपकरणों की पूरी तरह कमी थी। यूक्रेन के हमले का खतरा था, इसलिए रूस को यूक्रेन के भीतर वह उपकरण चाहिए ताकि यूक्रेनी ड्रोन से नष्ट हो सके। यूक्रेन की नई आवाज के मुताबिक पुतिन के खास दिन पर सिर्फ 10 विश्व नेता पहुंचे, जो 2025 में आए नेताओं की संख्या के आधे से भी कम है। पुतिन के सबसे ताकतवर सहयोगियों में से कोई भी, जैसे कि चीन के शी जिनपिंग, वहां आने की जहमत नहीं उठाई। शी ने पुतिन के लिए प्रतीकात्मक प्रतिनिधि मंडल भी नहीं भेजा। रूस को उत्तर कोरियाई सैनिकों की परेड करानी पड़ी। हाँ, ये परेड रूसी ताकत दिखा रही थी, पर वैसी नहीं जैसी पुतिन चाहते थे। 9 मई को रूस के नेता ने जब देखा कि कुछ खास नहीं हो रहा है, तो वो पिछले महीनों की बेइज्जती के बारे में सोचने लगे। रूस को तेजी से बढ़ना था, लेकिन बढ़त
यूक्रेन के पास है। ये कैसे हो रहा है? यही सवाल व्लादिमीर पुतिन इस वक्त खुद से पूछ सकते हैं, क्योंकि कई वजह उन्हें दुनिया का मजाक बना रही हैं। लेकिन उन कारणों में जाने से पहले आपको जल्दी से याद दिला दूं कि आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो कभी मिस न करें। पिछले महीनों में रूस पर कई मुसीबतें आईं, जिनकी शुरुआत उस मुद्दे से हुई जिससे यूक्रेन ने जवाबी हमला शुरू किया और रूस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। रूसी सेना में संचार समस्याएं। 2026 की शुरुआत में स्पेसएक्स ने रूस की स्टारलिंक तक पहुंच बंद करने का फैसला लिया, जिसे कई लोग मानते थे कि बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। रूस सालों से अवैध टर्मिनलों के जरिए अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट और संचार सेवा तक पहुंच बना रहा था, लेकिन व्हाइट लिस्ट बनाकर केवल यूक्रेन के वैध टर्मिनलों को चालू रखा गया और यह रोक लग गई। कुछ ही घंटों में मोर्चे पर रूसी संचार व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई, क्योंकि कमांड पोस्ट सैनिकों से संपर्क नहीं कर पा रहे थे और दक्षिण में रूस की रक्षा पंक्तियां ढहने लगी। तुरंत बाद रूसी कमांडरों को पुराने नक्शों का सहारा लेना पड़ा, जिनमें झूठी जानकारी थी कि कहां कहां बढ़त मिली है, और इसी दौरान सैनिकों को बिना किसी असली समन्वय के मोर्चे पर भेजा जा रहा था। पुतिन ने इसके बाद एक और बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया और इन संचार समस्याओं को और बढ़ा दिया, जब उन्होंने टेलीग्राम सोशल मीडिया ऐप पर सख्ती कर दी। रूस के नेता देश में नियंत्रण बनाए रखने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने अपने हजारों सैनिकों द्वारा इस्तेमाल हो रहा एक और संचार साधन छीन लिया। टेलीग्राम पर प्रतिबंध उसी समय लागू किया जा रहा था जब स्टारलिंक बंद हुआ, जिससे मोर्चे पर सूचना की गुणवत्ता में गिरावट आ गई। रूसी सेनाओं को अब न तो दिशा पता थी और न ही वे यूक्रेनी गतिविधियों या हमलों की ताज़ा खुफिया जानकारी साझा कर सकते थे। यूक्रेन ने इसका फायदा उठाकर दक्षिण में हमला किया। हमने नतीजे देखे हैं। रूस इन समस्याओं को रिले ड्रोन और सैटेलाइट लिंक से हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा कि अटलांटिक काउंसिल ने बताया है, रूस को स्टारलिंक का उपयोग करते समय जो संचार दक्षता उसके पास थी, उसे फिर से हासिल करने में शायद कई साल लग जाएंगे। इन संचार समस्याओं ने यूक्रेनी जवाबी हमलों को बढ़ाया, जिससे पुतिन के लिए एक और चुनौती बन गई, जवाबी कार्रवाई का जवाब देना। वसंत आक्रमण से पहले रूस महीनों तक डोनेट्स्क में किलेबंदी बेल्ट से निपटने को रिजर्व बल जुटा रहा था। वे रिजर्व बल पुतिन के पिट्ठुओं का समर्थन करने के लिए थे जब वे पोक्रोस की ओर बढ़ रहे थे और फिर किलेबंदी बेल्ट पर हमले के लिए मोर्चे पर भेजे जाते। लेकिन फिर यूक्रेन ने अपने ही क्षेत्र के बड़े हिस्से को वापस लेना शुरू कर दिया और पुतिन को अपनी योजनाएं बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुतिन को ऐसे फैसले लेने पड़े जो वह नहीं चाहते थे। अब हर तैनाती पर उन्हीं फैसलों का असर है। क्या रूस पुतिन के डोनेट्स्क भ्रम को सच करने के लिए सेना को प्राथमिक मोर्चे पर भेज रहा है, या उन सैनिकों को दक्षिण की ओर जाना होगा ताकि वे यूक्रेन के जवाबी हमलों को रोकने और यूक्रेन द्वारा हासिल की गई बढ़त को वापस लेने की कोशिश कर सके? यह पुतिन के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी विकल्प चुनना मुश्किल है। मोर्चे पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है कि दक्षिणी क्षेत्रों को लगातार मुक्त किया जाता है, जिससे यूक्रेन को अपने सैनिकों को डोनेट्स्क क्षेत्र के करीब लाने का भी मौका मिलता है। दक्षिण की ओर बढ़ने से मोर्चे पर हमले कमजोर होते हैं और धीमी गति के साथ और रुकावटें आती है। यहाँ बात सीधी है, युद्ध के मैदान पर गति यूक्रेन तय कर रहा है, रूस नहीं। और जब यूक्रेन ऐसा कर रहा है तो यह पुतिन के लिए एक और अपमान है। और यही वजह है कि हम आज यूक्रेन में जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्योंकि यूक्रेन की रणनीतियां रूस के लिए रिकॉर्ड सैनिक हानि का कारण बन रही हैं। रूस जनशक्ति संकट के और करीब पहुंच रहा है क्योंकि सैनिक हताहतों की संख्या स्वैच्छिक भर्ती से आगे निकल रही है। मार्च 2026 में यूक्रेन ने रूसी सेना के करीब 35,000 हताहत दर्ज किए, जिनकी पुष्टि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने की। अप्रैल 2026 में भी ऐसे ही नतीजे रहे। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के अनुसार 35,000 से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे या घायल हुए। रूस की औसत दैनिक हताहत दर अब 1,000 से ज़्यादा है और गर्मी में यह और बढ़ेगी। रूस संचार समस्याओं और ध्यान बंटने के बावजूद और हमले शुरू करने की कोशिश करता है। एक समस्या दूसरी को बढ़ाती है और हताहतों के मोर्चे पर हम यह भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इसका रूस के अग्रिम मोर्चे के हमलों पर क्या असर पड़ता है। पुतिन का लक्ष्य इन हमलों को शुरू करना, जमीन पर कब्जा करना और सैनिकों को उस जमीन पर तब तक बनाए रखना है जब तक कि बैकअप नहीं आ जाता
जिससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह सब तब संभव नहीं जब रूस के सैनिक रिकॉर्ड संख्या में मारे जा रहे हों। रूस को अब कम जमीन कब्जाने में भी ज्यादा समय लग रहा है। अप्रैल की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पाउलो पलीसा ने बताया था कि रूस अब डोनेट्स्क क्षेत्र में हर वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए 316 सैनिक खो रहा है। रूस के लिए ये नुकसान टिकाऊ नहीं है और कम भी नहीं हो रहे हैं। रूस भर्ती में जूझ रहा है जबकि यूक्रेन लगातार रूसी सैनिक मार रहा है। 9 मई को रूस ने 1080 सैनिक गंवाए, जिससे पुतिन के आक्रमण के बाद रूस की कुल हताहत संख्या 13.4 लाख से अधिक हो गई। रूस सिर्फ सैनिक ही नहीं, भारी सैन्य उपकरण भी खो रहा है। उसी दिन यूक्रेनी हमले में 82 तोपखाने प्रणाली, एक टैंक, 3 बख्तरबंद वाहन और 370 से ज्यादा सामान्य वाहन और ईंधन ट्रक नष्ट हो गए। इन आंकड़ों में कुछ असामान्य नहीं है। 9 मई रूस की सेना के लिए सामान्य दिन था, जो पुतिन के लिए शर्मिंदगी है। वे रूसियों की एक पूरी पीढ़ी की बलि दे रहे हैं, लेकिन उन्हें संचालन में कुछ खास नहीं मिल रहा। तो हमारे पास टूटी फूटी संचार व्यवस्था है, यूक्रेन युद्ध की गति को नियंत्रित कर रहा है और रिकॉर्ड संख्या में हताहतों की संख्या पुतिन को शर्मिंदा कर रही है। ISW के अनुसार यूक्रेन के मीडियम रेंज ड्रोन अभियानों की तीव्रता भी इसमें योगदान देती है। यूक्रेन के मिड रेंज स्ट्राइक अभियान ने 2026 की शुरुआत से रूसी लॉजिस्टिक्स, सैन्य उपकरण और जनशक्ति को कमजोर किया है, जिससे रूसी बलों की आक्रामक क्षमता प्रभावित हुई है, ISW ने रिपोर्ट में बताया। अप्रैल में यूक्रेन ने मार्च की तुलना में मिड रेंज स्ट्राइक 2 गुनी की। 20 किलोमीटर से आगे होने वाले ये ड्रोन हमले रूस के पिछले हिस्से को पंगु बना रहे हैं। और उस नजदीकी पिछले हिस्से में क्या है? वही लॉजिस्टिक्स जिनका जिक्र ISW करता है, कमांड पोस्ट जो पहले से ही आदेश देने में संघर्ष कर रहे हैं, एयर डिफेंस जो सैनिकों की भीड़ की सुरक्षा करते हैं और जिन्हें यूक्रेन के ड्रोन को हमला करने से रोकना चाहिए। यूक्रेन के तेज मीडियम रेंज अभियान के कारण यह सब बिखर रहा है, जिसका असर मोर्चे पर दिख रहा है। बिल्कुल, पुतिन की सेनाएं डोनेट्स्क में खुद को गतिरोध की स्थिति में पा रही हैं। उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके पीछे सब कुछ तबाह किया जा रहा है। और जैसे ही यूक्रेन अपने मिड रेंज हमलों को तेज कर रहा है, वो लंबी दूरी के मोर्चे पर भी धीमा नहीं हो रहा है। रूस भी उतनी ही जोरदार मार झेल रहा है जितनी यूक्रेन के कब्जाए इलाकों पर पड़ रही है, खासकर तेल के मामले में। यहाँ रूस की समस्या पैमाना है। यूक्रेन ने अगस्त 2024 में रूस पर लगभग 1000 ड्रोन भेजे थे, जो मार्च 2026 में बढ़कर करीब 7000 हो गए हैं। तेल रिफाइनरियों और निर्यात केंद्रों पर बार बार हमले पुतिन की रूस के सबसे कीमती संसाधन को बेचने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। साथ ही यूक्रेन में सैनिकों तक ईंधन और तेल उत्पाद पहुंचाने में भी बाधा डाल रहे हैं। परिणाम साफ है, तेल गैस की कमाई घटने से रूस के युद्धकोष में कम पैसा जा रहा है। और जब मोर्चे पर ईंधन और तेल उत्पादों की आपूर्ति में देरी होती है या वे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, तो रूसी सैनिकों के पास वह एक और साधन भी नहीं रहता जिसकी उन्हें अपने नेता की चाही गई प्रगति के लिए जरूरत होती है। जैसा कि हमने कहा, यह समस्याओं का अंबार है। ये सब चीजें मिलकर वही हालात बनाती हैं जो अब दिख रहे हैं। यूक्रेन के पास पूरी बढ़त है और स्थिति पर उसका उतना से कहीं ज्यादा नियंत्रण है जितना पुतिन ने कभी सोचा था, जिससे पुतिन अपमानित हो रहे हैं। उसकी ताकतवर सेना ने वह हासिल नहीं किया जो उसने दुनिया से कहा था कि वो कर सकेगी। अब डोनेट्स्क को सितंबर तक जीतने की पुतिन की घोषणा हास्यास्पद लग रही है। ज़ेलेंस्की खुद भी यही कहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि रूस को किलेबंदी की रक्षा पंक्ति को गिराने के लिए 10 लाख तक सैनिकों की जरूरत होगी, जो इतनी बड़ी संख्या है कि यह दुनिया की लगभग हर सेना से ज्यादा है, कुछ गिनी चुनी सेनाओं को छोड़कर। पुतिन पहले ही कई सेनाओं के बराबर सैनिकों और उपकरणों की बलि दे चुके हैं ताकि रूस जितना आगे बढ़ा है उतना पहुंच सके। सिर्फ डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए अगर ऊपर से 1 और 10 लाख सैनिक लगते हैं तो ये शर्मिंदगी को पूरी तरह से एक आपदा में बदल देगा। क्या पुतिन ये सब होते हुए देख भी रहे हैं? देख रहे हैं तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। अब लगता है कि ये आदमी अपनी गलत फहमियों में इतना उलझा है कि उसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। वह देश को वैश्विक मंच पर अपमानित करता रहेगा और लोगों को मांस की तरह चक्की में डालेगा। इसे देखना कठिन है। रूस, जिसे कथित सैन्य महाशक्ति माना जाता है, यूक्रेन में रोज बेनकाब हो रहा है। भूमि और गति खोते रूस के लिए
45 मिनट की विजय दिवस परेड अब पुतिन की असफलता का प्रतीक है। शायद उसे एहसास नहीं, लेकिन उस परेड की डरावनी तस्वीरें ही पुतिन की विरासत बन सकती हैं। रूस, अब तुम्हारा सामना धरती के नरक से है। यही यूक्रेन ने पुतिन को दिया जब उसने लंबी दूरी के हमले कर सब कुछ तबाह कर दिया। डोनेट्स्क से लेकर दागिस्तान तक यूक्रेन ने एक संदेश भेजा है, हम रूसी संसाधनों को कहीं भी निशाना बना सकते हैं। कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब कुछ नष्ट किया जा सकता है। पुतिन के पास उपकरण छुपाने की जगह नहीं है। ये हमले दिखाते हैं कि रूस के वे गणराज्य भी जो यूक्रेन में सीधे शामिल नहीं है, अगर पुतिन की ज्यादा मदद करेंगे तो उन पर भी हमला होगा। जॉर्जिया के पूर्व और कैस्पियन सागर तट पर स्थित दागिस्तान दिलचस्प है। ये रूसी संघ का गणराज्य है, लेकिन यूक्रेन ने इसे पारंपरिक रूप से निशाना नहीं बनाया। अब तक यह हथियारों की कमी के कारण था या इच्छा की कमी के कारण, अब यह मायने नहीं रखता। दागिस्तान पर अभी हमला हुआ है। दागिस्तान के एक बंदरगाह में रूसी मिसाइल कार्वेट पर यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पर जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक कास्पियंस्क बेस क्षेत्र में प्रोजेक्ट 22,800 का बहुउद्देशीय मिसाइल जहाज काराकुत निशाना बना, जिसमें कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। जनरल स्टाफ ने हमले पर और जानकारी नहीं दी। हमें नहीं पता यूक्रेन ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया, पर नेपच्यून या फ्लेमिंगो जैसे लंबी दूरी के ड्रोन मिसाइल सबसे संभावित हैं। लेकिन साफ तौर पर यूक्रेन को इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। रूस को यह बताने के लिए काफी था कि जहाज पर हमला हुआ और पुतिन इसे नकार न सके। इसके लिए यूक्रेन के ड्रोन द्वारा ली गई तस्वीरें भी दिखाई गईं। यूक्रेन और कुछ उजागर नहीं कर रहा, जो समझदारी है। लेकिन इससे भी ज्यादा समझदारी की बात यह है कि यूक्रेन ने एक मिसाइल कोरवेट को तबाह कर दिया है, जो काला सागर बेड़े का हिस्सा नहीं है, जिसे यूक्रेन ने युद्ध के दौरान काफी हद तक तबाह किया है। लेकिन यह रूस के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक युद्धपोत है जिसे पुतिन ने सोचा था कि वह यूक्रेन के हथियारों की पहुंच से बाहर है। प्रोजेक्ट 22,800 काराकुट रूस के लिए अहम जहाज वर्ग हैं। डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक ये बहुउद्देशीय कार्वेट्स कैलिबर क्रूज मिसाइलें दाग सकते हैं, जिन्हें रूस ने युद्ध के ज्यादातर समय यूक्रेनी शहरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। रूसी समाचार एजेंसी टास के पास और भी विवरण है। यह बताती है कि काराकुट क्लास रूस के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2015 में पहले 7 जहाजों के निर्माण का अनुबंध साइन किया था और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ खास मिलेगा। टास के मुताबिक हर काराकुट यूनिवर्सल नेवल फायरिंग सिस्टम के साथ आता है, जिसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होती हैं, जिनसे कैलिबर और ओनिक्स मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हर जहाज पर पेंटसिर एम एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन रूस ये ज्यादा असरदार नहीं रहा। साथ ही एक काराकुट पर पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और कई 76.2 मिमी गन माउंट्स होने चाहिए, जिनसे हवाई जहाज, मिसाइल व ड्रोन गिराए जा सकते हैं। हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दागिस्तान में जिस काराकुट क्लास जहाज पर यूक्रेन ने हमला किया, वह बिल्कुल भी रक्षाहीन नहीं था। असल में इसका उल्टा था, क्योंकि उस पर ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम थे जो यूक्रेन के हमले रोक सकते थे। जहाज बंदरगाह में था या नहीं मायने नहीं रखता। रूस के नाविक रक्षा प्रणाली चला नहीं रहे थे, फिर भी जहाज या आसपास के रडारों को यूक्रेन के ड्रोन दिखने चाहिए थे। ये पुतिन के लिए कई तरह से अपमानजनक है। यूक्रेन के ड्रोन अपनी सीमाओं से बहुत दूर कैस्पियन सागर क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे हैं, जहां वे दागिस्तान तक पहुंच गए। इन्हें बहुत पहले ही रोक लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस की रडार प्रणालियों को ड्रोन को जहाज तक पहुंचने से पहले पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन रूस फिर असफल रहा। और फिर रूस के मिसाइल कोरवेट की वायु रक्षा प्रणालियां, अगर वे सचमुच सक्रिय हुई भी थी, कुछ भी नहीं मार सकी, जिससे असफलता और बढ़ गई। इनमें से कुछ भी होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ, और इसके परिणाम रूस के लिए सिर्फ यूक्रेन द्वारा अपने ड्रोन से एक और युद्धपोत पर हमला करने से कहीं आगे तक जाते हैं। यूक्रेन ने कहा, युद्धपोत को नुकसान की पुष्टि बाकी है। अगर मान ले कि यूक्रेन ने इतना जबरदस्त हमला किया है कि जहाज को सेवा से बाहर कर दिया गया है, तो इसका मतलब यह भी है कि रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर यूक्रेनी क्षेत्र पर हवाई हमले करने की क्षमता भी कम हो गई है। यह बड़ी बात है,
कैलिबर मिसाइल यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा रही है। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक ये क्रूज मिसाइलें 1500 से 2500 किलोमीटर तक जा सकती हैं और इन्हें जमीन और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। इनमें 450 किलोग्राम का पारंपरिक वारहेड होता है और रिपोर्ट्स के अनुसार ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। यूक्रेन के लिए यह समस्या है कि कैलिबर मिसाइलों ने कई बार यूक्रेन को निशाना बनाया है। प्रावदा की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 में भी इन्हें ब्लैक सी से लॉन्च किया गया था। साथ ही इनमें से किसी मिसाइल में परमाणु वारहेड हो सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा हो सकता है, इसे कम मत आकिए। पुतिन अप्रत्याशित है और परमाणु धमकियां देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। हालांकि यह संभावना कम है कि वे ऐसा करेंगे, जैसा कि यूक्रेन युद्ध के 4 साल से ज्यादा समय ने हमें दिखाया है। लेकिन हमेशा एक संभावना बनी रहती है। जब तक रूस परमाणु हथियार ले जाने वाले वाहन लॉन्च कर सकता है, संभावना बनी रहती है। यूक्रेन का दावा है उसने उनमें से एक को खत्म कर दिया है। कैलिबर मिसाइलें खतरनाक है क्योंकि इन्हें छोटे कराकुट क्लास युद्धपोतों से भी लॉन्च किया जा सकता है। छोटे जहाज रडार से बच सकते हैं और उन पर जवाबी हमला मुश्किल होता है। यूक्रेन ने इन सभी चुनौतियों को पार कर लिया। किसी तरह उसे पता चल गया कि रूस का मिसाइल कार्वेट कहाँ है और उसने अपने ड्रोन से कम एक सीधा हमला करने में सफलता पाई। ये काबिले तारीफ है। ये दिखाता है कि यूक्रेन का खुफिया नेटवर्क उतना ही गहरा है जितना उसके ड्रोन, और पुतिन सिर खुजाते रह जाएंगे कि वो यूक्रेन को रूस की कथित रूप से छुपी हुई सैन्य संपत्तियों के बारे में इतनी जानकारी हासिल करने से कैसे रोक सकते हैं। वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये पुतिन की सबसे छोटी समस्याओं में से एक है। यूक्रेन का दागेस्तान हमला प्रभावशाली है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है जिसकी पुतिन ने कल्पना नहीं की थी। रूस यूक्रेन नौसैनिक युद्ध रूस के लिए नया और गंभीर मोड़ ले रहा है, और इसका मतलब है कि काला सागर ही एकमात्र क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में रूस को चिंता करनी है। कैस्पियन सागर अब इस समीकरण में शामिल हो गया है और ये सिर्फ शुरुआत है। नौसेना मोर्चे पर सब बदल रहा है। यह हमला सिर्फ एक उदाहरण है। इसीलिए हम द मिलिट्री शो बनाते हैं ताकि जान सके असली ताकत कैसे चलती है और नई तकनीक से युद्ध का मैदान कैसे बदलता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी कोई वीडियो मिस न करें। रूस ने नौसेना के मोर्चे पर यूक्रेन के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था तब काला सागर रूस का क्षेत्र माना जाता था। ये मानना आसान था कि ब्लैक सी फ्लीट का उस जलमार्ग पर दबदबा रहेगा, खासकर जब यूक्रेन के पास मुकाबले के लिए असली नौसेना नहीं है। बिल्कुल 2026 में हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। मार्च 2024 तक यूक्रेनी मिसाइल और ड्रोन हमलों से ब्लैक सी फ्लीट का करीब 1/3 हिस्सा सेवा से बाहर था। अब ब्लैक सी में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया है। रूस का बेड़ा अब व्यावहारिक रूप से बेकार हो चुका है क्योंकि सेवास्तोपोल से अपने मुख्यालय को नोवोरोसिस्क स्थानांतरित करने के बाद वह अब केवल मिसाइल हमले करने तक ही सीमित रह गया है। ब्लैक सी निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं है, लेकिन यह भी अब वह युद्ध में जीत दिलाने वाला रास्ता नहीं रहा जो अवैध रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया से यूक्रेन में जाने के लिए माना जाता था। फिर भी पुतिन ब्लैक सी में शक्ति की कमी को संभाल सकते थे। यह आदर्श स्थिति नहीं थी, लेकिन रूस अब भी अन्य रास्तों से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को भेज सकता है। ब्लैक सी फ्लीट के भारी नुकसान के बावजूद पुतिन को भरोसा था कि यूक्रेन ब्लैक सी के बाहर जहाजों पर हमला नहीं करेगा। ये बदलाव पुतिन के लिए बड़ी समस्या है। यूक्रेन ने निश्चित रूप से ब्लैक सी को नहीं बुलाया है। दागेस्तान में ड्रोन हमले से कुछ दिन पहले यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में शैडो फ्लीट के 2 टैंकरों पर हमला कर पुतिन को दिखाया कि ब्लैक सी फ्लीट अब प्रभावहीन हो गई है। पुतिन की मुख्य समस्या है कि यूक्रेन ने अपने नौसैनिक अभियान का दायरा बढ़ा दिया है, जो अब सिर्फ एक समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है। कैस्पियन सागर में रूसी मिसाइल कार्वेट को नष्ट करना इसका सबूत है, लेकिन ये यूक्रेन की बदलती नौसैनिक रणनीति का अकेला उदाहरण नहीं है। पिछले 6 महीनों में यूक्रेन ने लंबी दूरी से लगातार रूसी युद्धपोतों और शैडो फ्लीट टैंकरों को निशाना बनाकर तबाह किया है। दिसंबर में यूक्रेन ने भूमध्य सागर में पहली बार
एक रूसी टैंकर पर हमला किया, जिससे केंडिल को गंभीर क्षति हुई थी। यह हमला यूक्रेन से 2000 किमी से ज्यादा दूर हुआ था। मार्च में रूस ने यूक्रेनी ड्रोन पर भूमध्य सागर में एलएनजी टैंकर डुबोने का आरोप लगाया। आर्कटिक मेटागेस को लीबिया और माल्टा के बीच निशाना बनाया गया था। अफवाह है कि यूक्रेन ने लीबिया में कई ठिकाने स्थापित किए हैं। पुतिन की भूमध्य सागर में छाया जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश की है। 3 मई को रूस के कराको क्लास मिसाइल जहाज, एक गश्ती नौका और शेडो फ्लीट टैंकर को यूक्रेनी हवाई हमले में लेनिनग्राद के प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर निशाना बनाया गया। ये बाल्टिक सागर का बंदरगाह है, जिससे यूक्रेन अब पूर्व और पश्चिम दोनों में अपना जाल फैला रहा है। हम यूक्रेन द्वारा जहाजों को बार बार तबाह करने की खबरों के आदी है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि ये रिपोर्टें काले सागर के बाहर के जहाजों पर होंगी। पुतिन को भी इसकी उम्मीद नहीं थी और वह निश्चित रूप से इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि यूक्रेन अब एक लंबी दूरी की ताकत बन चुका है, जो रूसी जहाजों को युद्ध के मैदान से 2000 किलोमीटर के दायरे में और कभी कभी उससे भी दूर कहीं भी निशाना बना सकता है, उस युद्ध से जो उन्होंने शुरू किया था। अब रूस के जहाज सुरक्षित नहीं हैं। यूक्रेन अपने ड्रोन के लिए दूर देशों में बेस बना रहा है, ताकि उन्हें कम दूरी तय करनी पड़े, भले ही उसके पास जहाज हमला करने वाले ड्रोन न हों। हम यूक्रेन के लंबी दूरी के अभियान को अपनी आंखों के सामने विकसित होते देख रहे हैं। एक ऐसा देश जो कभी गहरे हमले वाले ड्रोन के मामले में बहुत छोटा था, अब रूस के साथ कदम से कदम मिला रहा है। बराबरी पहले ही हासिल की जा चुकी है, अब यूक्रेन बढ़त ले रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, आप ये तो नहीं सोच रहे थे कि यूक्रेन ने दागिस्तान में एक मिसाइल कार्वेट को मार गिराने पर ही रुक गया, है ना? बिल्कुल, यूक्रेन के पास अभी और भी बहुत कुछ था। यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों की खासियत बन गई है कि वे एक ही रात में कई लक्ष्यों को निशाना बनाते हैं। यूक्रेन का ध्यान दागिस्तान और कब्जे वाले इलाकों के बीच बटा था। लुहांस्क क्षेत्र डोनबास का हिस्सा है, जिसे रूस ने लगभग यूक्रेन से छीन लिया। वहां ड्रोन उड़ रहे थे। यूक्रेन के पायलटों ने सोजनीवका में रूसी कमांड पोस्ट पर सीधा निशाना साधकर पुतिन की लुहांस्क से आगे और डोनबास के भीतर गहराई तक अपनी सेना बढ़ाने की क्षमता घटा दी। कमांड पोस्ट गिरने पर भी हमले जारी रहेंगे। पुतिन को उन सैनिकों की कोई परवाह नहीं है जिन्हें वो मौत के मुंह में भेजता है, लेकिन ऐसे हमले बिना तालमेल और अव्यवस्थित होंगे, जिससे वे यूक्रेन के ड्रोन से भरे मारक क्षेत्रों के लिए आसान शिकार बन जाएंगे। यूक्रेन ने लुहांस्क के काल्माकिवका में गोला बारूद डिपो और स्मोलयानिनोवा में भंडारण सुविधा नष्ट की। हमें नहीं पता कि उस सुविधा में क्या रखा था, लेकिन संभवतः वह रूस की लॉजिस्टिक्स और फ्रंटलाइन सप्लाई चेन का समर्थन करने वाली सामग्री थी। संभावना है कि उस गोला बारूद डिपो में तोप के गोले रखे थे, जिन्हें रूस अपने हमलों के दौरान यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। लुहांस्क फ्रंट पर पुतिन के पिट्ठुओं के लिए बड़ी खबर है। कमांड पोस्ट तबाह हो रहे हैं और उनके पास यूक्रेन पर पलटवार के लिए जरूरी गोला बारूद या दूसरी आपूर्ति भी नहीं बची है। हम मानते हैं कि अब उनके पास सिर्फ मौत के मुंह में जाना ही बचा है। सबको इसका अंजाम पता है। डोनबास में अपनी विनाशकारी हमलों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने डोनेट्स्क को भी निशाना बनाया। यजना बस्ती के पास यूक्रेन के मिड रेंज ड्रोन ने रूस के ड्रोन ऑपरेटरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कमांड और कंट्रोल पॉइंट को नष्ट कर दिया। इसमें विडंबना भी कमाल की है। ड्रोन कमांड पोस्ट को उन्हीं के हथियार से नष्ट करना जिसे वे खुद चलाते हैं, ऐसा बदला है जिसे यूक्रेन के सभी लोग समर्थन करते हैं। और एहतियातन यूक्रेन ने डोनेट्स्क के दासोवा इलाके में रूसी सैनिकों के जमावड़े पर, साथ ही जापोरिजिया क्षेत्र में भी हमला किया। कम से कम लुहांस्क में उसके हमलों के लिए कुछ सैनिक बचे हैं। डोनबास में सैनिकों को मोर्चे के पास पहुंचने से पहले ही मार गिराया जा रहा है। पुतिन का पिछला मोर्चा भी दबाव में है। उसकी मिसाइल कार्वेट पर हमला हुआ और कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनी ड्रोन से पटे पड़े हैं। ये यूक्रेन द्वारा 2026 में अपनाए गए नई लंबी दूरी की रणनीति का प्रतीक है, जिसने रूस को तबाह कर दिया है। यूक्रेन लंबे समय से रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में ड्रोन व मिसाइल हमले कर रहा है, यह नया नहीं है। दागिस्तान और भूमध्य सागर जैसे इलाकों तक जाना यूक्रेन द्वारा अपनाए गए नए पहलुओं में से एक है, और इसे और बढ़ा रहा है वो भारी मात्रा में हमले जो 2026 तक सिर्फ रूस ही कर सकता था। यूक्रेन कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। उसका लंबी दूरी का शस्त्रागार बढ़ा हुआ है
और पश्चिमी तकनीक पर निर्भरता घटी है। यूक्रेन को अब भी स्टॉर्म शैडोज और अटैकम्स जैसे हथियार मिलते हैं और वो मौका मिलते ही इन्हें खुशी खुशी इस्तेमाल करता है। मिड रेंज ड्रोन की नई पीढ़ी ऐसे हमलों को संभव बना रही है जैसे डोनबास में हुए। ड्रोन और मिसाइल उत्पादन बढ़ने से यूक्रेन अब नौसैनिक मुहिम में ऐसे इलाकों तक पहुंच सकता है जो पहले असंभव थे। डेविड किरचेंको फोर्ब्स के अनुसार 2026 में यूक्रेन की बढ़ती क्षमताएं युद्ध के अगले चरण को तय कर सकती हैं। उनसे असहमत होना कठिन है। वो बताते हैं कि यूक्रेन के फ्लेमिंगो ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड ने मार्च तक 1400 किलोमीटर दूर कई लक्ष्यों को सटीकता से निशाना बनाया और तब से इसकी पहुंच और बढ़ी है। जो कभी छोटे ड्रोन द्वारा किए गए लंबी दूरी के हमले थे जिनमें मारक क्षमता की कमी थी, अब वे बड़े ड्रोन द्वारा किए जा रहे गहराई तक किए जाने वाले हमले हैं जो अपने लक्ष्यों तक सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटक शक्ति पहुंचाते हैं। दागिस्तान में रूसी युद्धपोत को यह बात भारी कीमत चुकाकर समझ आई। यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति तेज होने से साफ है कि वह मोर्चे के पास और गहरे पीछे तक सटीक हमलों को युद्ध का निर्णायक पहलू मानता है। इसी वजह से हम ऐसी लगातार अभियान देख रहे हैं जिससे यूक्रेन दागिस्तान में युद्धपोत को नष्ट करने जैसी चीजें कर रहा है और साथ ही अपने ही कब्जे वाले इलाकों में भी निशाना साध रहा है। रूस पर लगातार हमला करो तो कमजोरियां दिखेंगी। सैन्य और मनोवैज्ञानिक लाभ साफ दिख रहे हैं। दूसरे मामले में पुतिन यूक्रेन के ड्रोन और उनकी संभावनाओं से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने रूस की 9 मई की विजय परेड को इस हद तक सीमित कर दिया कि मास्को के रेड स्क्वायर में निकलने वाली परेड में कोई सैन्य उपकरण शामिल नहीं था। पुतिन ने युद्ध विराम की भी भीख मांगी, जो अपने आप में यूक्रेन की इस क्षमता को स्वीकार करना था कि वह रूस के अंदर लगभग किसी भी लक्ष्य और मातृभूमि के बाहर भी कई लक्ष्यों पर जब चाहे तब हमला कर सकता है। आखिरी समय में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन को अपमानित करते हुए कहा कि यूक्रेन उन्हें छोटी सी सीमित परेड की अनुमति देगा। रूस के कमजोर होते नेता के लिए यह एक और अपमान है जो पहले से ही अपमानों के ढेर में जुड़ गया। लंबी दूरी के ड्रोन की बात करें तो आंकड़े सब कुछ बताते हैं। अगस्त 2024 में यूक्रेन रूस से ड्रोन हमलों में पीछे था, लेकिन अब वह आगे निकल गया है। उस अगस्त में यूक्रेन ने सैन्य ठिकानों पर 1000 ड्रोन दागे थे। जुलाई 2025 तक यह संख्या 3000 हो गई, जो एक साल पहले के हमलों से 3 गुना थी, लेकिन फिर भी रूस के ड्रोन हमलों के आसपास भी नहीं थी। मार्च 2026 में कहानी ये होती है कि यूक्रेन बढ़त लेता है। रूस ने मार्च में 7347 ड्रोन मार गिराने की रिपोर्ट दी, जबकि यूक्रेन ने कहा कि उसी अवधि में उसे 6462 रूसी ड्रोन का सामना करना पड़ा। यह सचमुच ऐतिहासिक पलटाव है और ये दिखाता है कि यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान पहले से कहीं बड़ा, बेहतर और ज्यादा मजबूत है। अब दागिस्तान से डोनेट्स्क तक यूक्रेन के ड्रोन उड़ रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं कि वे उड़ रहे हैं, बल्कि वे अपने लक्ष्यों को भी भेद रहे हैं। पुतिन डरे हैं कि इसका क्या अर्थ है। 9 मई की विजय परेड इसका प्रमाण है। और आप यह भी कह सकते हैं कि यूक्रेन द्वारा दागिस्तान में एक मिसाइल कॉर्वेट को नष्ट करना बस रूस के नेता को यह बताने का उसका तरीका था कि वह परेड के दौरान कभी भी आसानी से मॉस्को को निशाना बना सकता था। क्या पुतिन युद्ध विराम चाहते थे? अब वे युद्धपोत खो सकते हैं और कब्जे वाले क्षेत्र पर पड़ रही मार भी झेल सकते हैं। यूक्रेन ने अब तक की सबसे मजबूत सुरक्षा गारंटी बनाई है। यूक्रेन ने दागिस्तान में बड़ा हमला किया है और रूस का एक और युद्धपोत जल गया। अब पुतिन परेशान है कि यूक्रेन रूस की अहम चीजों को कहीं भी निशाना बना सकता है। यूक्रेन की तरफ से कोई सहानुभूति नहीं मिलेगी, बस और ड्रोन भेजे जाएंगे जब तक पुतिन को आखिरकार समझ ना आ जाए। और अपनी उन्नत गहरे प्रहार की रणनीति के कारण यूक्रेन पुतिन को जबरन अवैध रूप से हड़पे गए क्रीमिया प्रायद्वीप पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए मजबूर कर रहा है। रूस जल रहा है, यूक्रेन लगभग हर दिन हमला कर रहा है। रूसी लोग उस युद्ध से नाराज है जिसे उनके नेता ने शुरू किया और जो अब उनके पास आ गया है। पुतिन क्या करते हैं? देश बिखर रहा है और वो बंकरों में छिप जाते हैं। अब पुतिन डर में हैं और उन्हें डरना चाहिए भी। यूक्रेनियन और रूसी दोनों उन्हें पकड़ना चाहते हैं। वे अपनी नाकाम आक्रमण को फिर से सफल बनाने की कोशिश में छुपे हैं। डर बढ़ने पर पुतिन सुरक्षा कड़े कर रहे हैं और गुप्त बंकरों में छुप रहे हैं, क्योंकि उन्हें चारों ओर हो रही हर चीज से डर लग रहा है।
हत्या के प्रयासों ने रूस के राष्ट्रपति को डरा दिया है और ये तथ्य कि यूक्रेन के पास न केवल लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार हैं जो मॉस्को तक पहुंच सकते हैं, बल्कि वो गहरे प्रहार की होड़ में भी आगे निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब पुतिन खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। ये जानकारी लीक हुई यूरोपीय खुफिया रिपोर्ट से है, जिसे इंडिपेंडेंट ने 6 मई को कवर किया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के ताकतवर नेता सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित है कि अधिकतर समय क्रास्नोडार क्षेत्र के एक बंकर में छिपकर बिता रहे हैं। रिपोर्ट में हिटलर के अंतिम दिनों जैसी समानताएं नहीं बताई गई, पर हम ये देख सकते हैं जैसे नाजियों के पतन से पहले हुआ था, जब हिटलर ने अपने अंतिम महीनों में खुद को सुरक्षित समझते हुए छिपकर जीत की बातें की थी, वैसे ही पुतिन भी यूक्रेन में असफल हो रहे अभियान का नेतृत्व करने की कोशिश करते हुए भूमिगत रह रहे हैं। रूस के नेता की सुरक्षा पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। एफएसओ की गहन जांच के बिना किसी को भी पुतिन के पास जाने का मौका तक नहीं मिलता। पुतिन के लिए खाना बनाने वाले, फोटोग्राफर और यहां तक कि वे बॉडीगार्ड भी, जिन्हें अपनी जान देकर पुतिन की रक्षा करनी है, उन सबकी बेहद कड़ी जांच की जाती है। और अब अगर आप पुतिन के लिए काम करते हैं तो अपनी निजी जिंदगी की बची खुची आजादी को भी अलविदा कह सकते हैं। पुतिन के कर्मचारियों से उनके फोन लेकर बंकर सुरक्षित इंटरनेट से न जुड़ने वाले फोन दिए जाते हैं। पुतिन अपने करीबी लोगों के साथ भी संचार दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट पुतिन का बड़ा दुश्मन बन गया है, खासकर जब खबरें हैं कि वह रूसी लोगों की टेलीग्राम तक पहुंच रोक रहे हैं। इस फैसले से पुतिन ने जनता का गुस्सा और बढ़ा दिया। हम उस पर लौटेंगे। दूसरी, पागलपन भरी सुरक्षा व्यवस्थाएं कहीं कम छिपी हुई हैं और पूरे रूस में फैली हैं। 5 मई को द गार्जियन ने बताया कि रूस मॉस्को में हवाई अड्डे बंद करने और नागरिकों का मोबाइल इंटरनेट बंद करने की योजना बना रहा था, जो विजय दिवस परेड से पहले किया जाना था, ताकि सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की याद मनाई जा सके। वो परेड पूरी तरह से फ्लॉप रही। पुतिन ने ऐसा युद्ध विराम घोषित किया जो 9 मई के बड़े दिन तक लागू रहा, शायद खुद को बचाने की हताश कोशिश में, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से आना था। रूस ने भी पहली बार अपनी कोई सैन्य उपकरण प्रदर्शित नहीं किया जब से पुतिन ने 2008 में विजय दिवस पर सैन्य हार्डवेयर की परेड को एक परंपरा बनाया था। यहाँ हम देख रहे हैं कि पुतिन हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई भी चीज उन तक न पहुंच सके। और रूसी नेता की सनक, हताशा और डर का मेल इस बात से साफ झलकता है कि उन्होंने यहाँ तक कि अपनी सबसे कीमती चीज, अपने निवास स्थानों को भी छोड़ दिया है। द इंडिपेंडेंट के अनुसार पुतिन ने मॉस्को और नोवगोरोड क्षेत्र में अपने आलीशान घरों में जाना बंद कर दिया है। ये मामला दिसंबर के अंत से चल रहा है, जब रूस ने कहा था कि यूक्रेन ने ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला किया। यूक्रेन उस दावे से इनकार करता है, ये कहते हुए कि ये रूसी प्रोपेगेंडा है जिसे पुतिन के लिए सहानुभूति जगाने के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो हर चीज को लेकर अपनी कभी न खत्म होने वाली शंका में डूबते जा रहे हैं। सच हो या न हो, इस हमले के बाद पुतिन ने अपनी शानदार जीवन शैली छोड़कर महीनों बंकरों में छुपकर रहना शुरू कर दिया और मजबूरी में ही बाहर निकलते हैं, जब तक कि वह बॉडी डबल्स का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। यूके की MI6 के पूर्व प्रमुख सर रिचर्ड डियरलव ने जनवरी में कहा कि उन्हें यकीन है पुतिन सार्वजनिक रूप से दिखने से बचने के लिए यह तरीका अपनाते हैं। आखिरकार ताकतवर आदमी के खुद मरने से बेहतर है कि उसका डबल मरे। मजबूत आदमी की बात करें तो डर के मारे सहम जाना वो आखिरी चीज है जो आप किसी ऐसे इंसान से उम्मीद करेंगे जिसे यह तमगा मिला हो, लेकिन पुतिन यही कर रहे हैं। और हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल है, क्यों? इसका सीधा जवाब है डर। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। पुतिन यूक्रेन से लेकर अपने ही लोगों तक हर चीज से डरे हुए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो डरावना माहौल उन्होंने खुद बना लिया है वो हर उस घटना के साथ और बढ़ जाता है जो जरा भी ये इशारा करती है कि वो खतरे में है। हम इस सब की वजह यानी हत्याओं से शुरुआत करेंगे। पिछले महीनों में रूस में कई अहम हस्तियों की भयानक हालात में मौत या चोट हुई है। इस बार पुतिन लोगों को खिड़की से फेंकने का आदेश नहीं दे रहे। रूसी नेता के चारों ओर उनके सहयोगी और करीबी लोग मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। फरवरी में रूसी सैन्य खुफिया के उप प्रमुख व्लादिमीर अलेक्सेयव को एक अज्ञात हमलावर ने गोली मारी थी। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी नजरें हर जगह होती है, वो अपने सामने आती हुई खतरे को नहीं देख पाया। अलेक्सेयव पर हमला
रूसी प्रमुख हस्तियों पर हाल की हत्याओं या हत्या प्रयासों की कड़ी का हिस्सा है। रूस इन सब का दोष यूक्रेन पर डालता है। यूक्रेन अक्सर चुप रहता है, लेकिन ऐसी घटनाएं हम लंबे समय से देख रहे हैं। 2024 में रूस की विकिरण, रासायनिक और जैविक रक्षा बल के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की मॉस्को अपार्टमेंट के बाहर बम से लैस स्कूटर विस्फोट में मौत हो गई। शायद इन हत्याओं में सबसे अहम और संभवतः पुतिन के झुकने का कारण दिसंबर 2025 में हुई हत्या थी। लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सावरोव की मौत कार के नीचे बम विस्फोट से हुई। रूसी सेना के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के पूर्व प्रमुख सावरोव अस्पताल में कुछ घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझते रहे, लेकिन आखिरकार अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। जैसा कि किरिलोव के मामले में हुआ था, जिसने भी यह हत्या की वह जानता था कि सावरोव कहाँ होंगे और वह मास्को के भीतर गहराई तक घुसकर अपना हमला करने में सक्षम था। रूस में जिसे सभी, यहाँ तक कि पुतिन भी, चेचन युद्धों और सीरिया में अपनी कार्रवाइयों के कारण युद्ध नायक मानते थे, वह मिट्टी में मिल गया। यह कोई संयोग नहीं है कि सावरोव की मौत के बाद पुतिन ने जो कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं वे उसी के चलते लागू किए गए। मॉस्को में कार बम पुतिन के लिए चेतावनी थी कि अब वह कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुतिन अब फिर से बिना भारी सुरक्षा दस्ते के रूस की राजधानी में कैसे अपना चेहरा दिखा सकते हैं? कमजोरी का जरा सा भी संकेत किसी हत्यारे को छाया से बाहर आने के लिए उकसा सकता है। इसलिए पुतिन के दिमाग में यही बेहतर है कि जितना हो सके छुपे रहें। इंडिपेंडेंट के मुताबिक सावरोव की मौत से क्रेमलिन में फूट पड़ गई, क्योंकि एजेंसियां और लोग एक दूसरे पर दोष डालकर पुतिन के गुस्से से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले का असली नतीजा साफ है। पुतिन छुप गए हैं और उन्होंने रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस FSO को पहले से ज्यादा ताकत दे दी है ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। दिसंबर में पुतिन ने FSO के नियम बदले ताकि 10 शीर्ष जनरलों की सुरक्षा बढ़ सके, जिन्हें खोने का जोखिम वे नहीं उठा सकते। हम मानते हैं कि अलेक्सेयेव शायद सूची में नहीं थे या थे, लेकिन हमलावर उन तक पहुंच गया। FSO को इतनी ज्यादा ताकत सौंपना पुतिन के लिए एक पागलपन भरा दाव है। रॉबर्ट लेंसिंग इंस्टीट्यूट के अनुसार FSO ने उस ताकत का इस्तेमाल पुतिन की आवाजाही को काफी हद तक सीमित करने के लिए किया है, और वे शायद उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से पुतिन अब अपना ज्यादातर समय भूमिगत बिताते हैं। यह बदलाव उन व्यक्तिवादी शासनों के अंतिम चरण में आम होता है जब उन्हें भीतर से खतरा महसूस होता है। संस्थान का कहना है कि सार्वजनिक रूप से दिखना जाना सीमित करना ड्रोन जैसे खतरों और अंदरूनी जोखिमों से संवेदनशीलता घटाता है। ऐसा लगता है FSO जानता है कि जो होना तय है वो आने वाला है, और पुतिन के जाने के बाद वही संगठन नियंत्रण चाहता है। षड्यंत्रकारी सोच वाले लोग कहेंगे कि FSO रूसी राजनीतिक व्यवस्था में इस समय जो अविश्वास स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उसमें आग लगाने के लिए बहुत खुश है, और जहां यह पुतिन के लिए एक और समस्या है, वहीं हम पुतिन की सत्ता के सामने आने वाले प्रत्यक्ष खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूक्रेन के ड्रोन उतना ही बड़ा खतरा है जितना छाया में हत्यारे। गहराई में जाने से पहले ये है द मिलिट्री शो। हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं, सिर्फ सुर्खियां नहीं। सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे रहें। 4 मई को यूक्रेन ने मॉस्को सिटी की सारी वायु रक्षा को चकमा देते हुए एक ड्रोन छोड़ा, जिसने मोस फिल्म टावर पर सीधा वार किया। हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। यह भी साफ नहीं कि लग्जरी हाई राइज यूक्रेन का असली निशाना था या नहीं। यह हमला विजय दिवस परेड से 1 हफ्ते से भी कम पहले और रक्षा मंत्रालय से 3 किलोमीटर दूर हुआ, जो पुतिन को साफ संदेश देता है कि यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर सकता है। आप राजधानी में भी सुरक्षित नहीं हैं। पुतिन यूक्रेन के ड्रोन से डरे हैं और डरना चाहिए। हाल के महीनों में यूक्रेन ने एक संगठित लंबी दूरी का अभियान चलाया है, जिससे रूस के राष्ट्रपति को उसे पता चल गया है कि वह पहले से कहीं अधिक गहराई तक, अधिक बार और कहीं ज्यादा तीव्रता से हमला कर सकता है। यूक्रेन का गहराई तक मार करने वाला हमला अभियान इतना तीव्र हो गया है कि यह कहना बिल्कुल सही होगा कि अब रूस में लगभग कोई भी जगह पुतिन के लिए सुरक्षित नहीं है। कम से कम उन जगहों पर तो बिल्कुल नहीं जहां वे रहना चाहेंगे। हम पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन की संख्या में हुई बढ़ोतरी से यह देख सकते हैं। यूनाइटेड 44 मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकानों पर 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे।
जुलाई 2025 तक यह संख्या तिगुनी हो गई। मार्च 2026 में यूक्रेन की वायुसेना और रूस के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि यूक्रेन ने रूस के भीतरी इलाकों के लक्ष्यों पर करीब 7,000 लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलें दागी। ये सिर्फ तीव्रता बढ़ाने के लिए नहीं है। एक महीने में 7,000 हमलों के साथ यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के सबसे अधिक मासिक आंकड़ों को पार कर लिया है। बिल्कुल, सिर्फ हमलों की संख्या ही नहीं है जिससे पुतिन इतने डरे हुए हैं, बल्कि उनकी गहराई भी है। यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने कहा कि रूस के 2000 किलोमीटर तक का क्षेत्र अब यूक्रेन द्वारा विकसित नई पीढ़ी के लंबी दूरी के ड्रोन और ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड से असुरक्षित है। रूस जानता है कि यह यूक्रेन की डींग नहीं है। 5 मई की रात रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण यूक्रेनी सीमा से 2000 किलोमीटर से अधिक दूर तक एयर रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, जब कम से कम 18 रूसी क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। ब्रोवडी की घोषित रेंज उसी अलर्ट से साबित होती है। रूस की जलती हुई तेल रिफाइनरियां और पूरे रूस में टूटी फूटी सैन्य संरचनाएं इस बात की पुष्टि करती है कि यूक्रेन के ड्रोन न केवल नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उतनी गहराई तक जा सकते हैं जितनी पुतिन ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले रूस के लिए सैन्य रूप से बहुत कुछ बदलते हैं। यूक्रेन द्वारा निर्यात केंद्र नष्ट करने से तेल दूसरी जगह भेजना पड़ रहा है और रूस के लिए सैनिकों तक ईंधन पहुंचाना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ा नुकसान इसका मनोवैज्ञानिक असर है, खासकर पुतिन पर। रूस के नेता ने रूस को यूक्रेनी हमलों के लिए अजय दिखाने में अधिक समय बिताया है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं थे, और होते भी तो रूस की विशालता के कारण वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। वह कहानी अब बिखर चुकी है। रूस के लोग इसे जानते हैं। पुतिन की इंटरनेट पाबंदियों और नैरेटिव पर काबू पाने की कोशिशों के बावजूद हवाई हमलों के सायरन, धुआं और हवाई अड्डों का बंद होना नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के ड्रोन अब गहराई तक हमला कर रहे हैं और पुतिन इसे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। रूस के नेता बंकरों में छुपे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यूक्रेन को पता चला तो ड्रोन पहुंच सकते हैं। पुतिन ने भी यही बात लगभग अपने कठपुतली के जरिए कही है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के अनुसार पुतिन के चारों ओर जो भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वह रूस के भीतर गहराई तक यूक्रेन के ड्रोन हमलों की सफलता और हत्याओं के चलते हैं। आतंकवादी खतरे के मद्देनजर खतरे को कम करने के सभी उपाय किए जा रहे हैं, पेस्कोव ने कहा। इस कथित आतंकवादी खतरे के कारण ही मई 2023 से दिसंबर 2025 के बीच रूस ने अपने कई पेंटसिर S-1 और S-400 वायु रक्षा प्रणालियों को पुतिन के मॉस्को और नोवागोरोड स्थित घरों में तैनात कर दिया। लेकिन अब पुतिन के लिए खुद को बचाने के लिए अपने ही सैनिकों और उनकी जरूरतों की बलि देना भी काफी नहीं है। वह भूमिगत हो गए हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि ये वायु रक्षा प्रणालियां यूक्रेन के शस्त्रागार में जो है उसे रोकने के लिए पर्याप्त हैं। वह सही है, यूक्रेन ने इन प्रणालियों पर हमलों से कई बार यह साबित किया है। रूस जल रहा है, पुतिन छुपे हैं। असल समस्या जिसे क्रेमलिन कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करेगा, यह है कि सिर्फ यूक्रेन के हत्यारे और ड्रोन ही पुतिन को दहशत में नहीं डालेंगे। 4 साल से लंबा युद्ध जिसे जल्द खत्म होने की उम्मीद थी, अब रूस की जनता को पुतिन के खिलाफ कर रहा है और वह अंदरूनी खतरे से शायद यूक्रेन के खतरे से भी ज्यादा डरने लगा है। हमने उन प्रचारकों की खुली असहमति देखना शुरू कर दिया है जो अब तक पुतिन का युद्ध संदेश फैला रहे थे। इनमें सबसे मुखर नई एंटी पुतिन आवाज वकील इलिया रोमेज़लो हैं, जो पहले क्रेमलिन समर्थक थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना रुख बदल लिया है। मार्च में रोमेज़लो ने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, जिसे करीब 90,000 लोग फॉलो करते हैं, 5 कारण जिनसे मैंने व्लादिमीर पुतिन का समर्थन छोड़ दिया शीर्षक से निबंध साझा किया। उस लेख में रोमेज़लो ने रूसी राष्ट्रपति को अवैध कहा और असफल युद्ध लड़ने की बात की। 42 वर्षीय वकील ने कहा, सत्ता ने पुतिन को अपूरणीय रूप से भ्रष्ट कर दिया है और वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार इस बदलाव ने रूस के सत्ता गलियारों में दरार उजागर की है। पुतिन ने रोमेज़लो को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर जवाब दिया। अब रोमेज़लो बाहर है और एंटी पुतिन अभियान में लगे हैं। रोमेज़लो रूस के कुख्यात जेड ब्लॉगरों में हैं, जो अब अपने नेता के खिलाफ हो रहे हैं। ये ब्लॉगर
जिन्होंने सालों तक पुतिन के पक्ष में युद्ध समर्थक भावना पैदा करने के लिए टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है, अब आखिरकार इस सच्चाई को समझने लगे हैं कि जनता की राय उनके नेता के खिलाफ बदल रही है। वे अब लहर के साथ हैं और शायद पहली बार पुतिन की नेतृत्व क्षमता पर राय दे रहे हैं। रायबर, प्रमुख जी ब्लॉगर, अब यूक्रेन युद्ध को बंद रास्ता मानते हैं क्योंकि वे पुतिन से नुकसान छुपाने वाले कमांडरों और सैनिकों से चोरी करने वाले अधिकारियों को उजागर कर रहे हैं। पुतिन की टेलीग्राम पर सख्ती के कारण अब और स्पष्ट हो गए हैं। हैरानी की बात है कि हाल के महीनों में क्रेमलिन के वफादार माने जाने वालों में एंटी पुतिन भावना तेजी से बढ़ी है। ऐसा लगने लगा है कि मुख्य प्रभावशाली लोग अब अपनी आवाज उठाने और पुतिन को यह बताने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगे हैं कि वे उनके काम करने के तरीके से खुश नहीं हैं। क्या ऐसा होता अगर पुतिन रूस में बंकर में छुपे और हकीकत से कटे न होते? ऐसा होना कल्पना से परे है। जैसे पूर्व वफादारों में नाराजगी बढ़ रही है, वैसे ही पुतिन की लोकप्रियता भी तेजी से गिर रही है। रूसी सरकारी सर्वेक्षण संस्था VTSIOM के अनुसार 19 अप्रैल को खत्म सप्ताह में पुतिन की लोकप्रियता 65.6% पर आ गई। लगातार 7वें हफ्ते इसमें गिरावट रही और पिछले 14 में से 12 हफ्तों में भी कमी आई। ये पुतिन की सार्वजनिक लोकप्रियता में 2018 के बाद से सबसे तेज गिरावट है, जब रूस ने अपनी पेंशन प्रणाली में सुधार किया था। और ये पुतिन को एक साफ संदेश दे रही है, रूस की जनता खुश नहीं है। मॉस्को टाइम्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पर रिपोर्ट किया कि अगले दौर के नतीजे 1 मई को प्रकाशित होने थे। वे प्रकाशित नहीं हुए। इसे 1 मई को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण माफ किया जा सकता है। VTSIOM ने 4 मई को भी ताजा नतीजे जारी नहीं किए, जबकि वह कार्य दिवस था। ऐसा लगता है कि यहाँ नतीजों में कुछ हेरफेर किया जा रहा है और ये सभी साफ संकेत हैं कि पुतिन को चिंता करने की जरूरत है। अगर उनकी लोकप्रियता इतनी कम है कि उन्हें कथित तौर पर अपने साथियों से उन रेटिंग्स को 1 हफ्ते तक रोकवाना पड़ रहा है ताकि उनमें हेरफेर किया जा सके, तो पुतिन वाकई में अपनी तानाशाही के अंतिम चरण में है। वे वैसे ही छिपे हैं जैसे हिटलर आखिरी महीनों में छिपा था। पुतिन अपने बारे में गढ़ी गई कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो कहानी बिखर रही हो। अब पुतिन के प्रति खुले तौर पर दुश्मनी जताई जा रही है, वो भी उनके पुराने वफादारों की तरफ से, और यहाँ तक कि तख्ता पलट की भी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हैं। पुतिन अब रूसी राजनीति के शीर्ष पर अपने 26 सालों में जितने कभी कमजोर नहीं थे, उससे भी ज्यादा कमजोर हैं। वह ये जानता है, और टाइम्स के अनुसार पुतिन को अब चिंता है कि रूस के राजनीतिक अभिजात वर्ग उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे हैं। उस समाचार स्रोत के अनुसार साजिश में पुतिन की हत्या के लिए ड्रोन भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका मतलब है कि पुतिन को रूस और यूक्रेन दोनों से हवाई खतरों का डर है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले दिन ईरान में अमेरिका द्वारा आयतुल्ला अली खोमेनी पर बंकर बस्टिंग बमों से हमला करने से भी पुतिन की घबराहट कम नहीं होगी। हमले से पुतिन को समझ आ गया कि विदेशी खुफिया एजेंसियां उनकी लोकेशन जानती हैं, चाहे वो कितना भी छुपे। पुतिन अब ताकतवर आदमी से पिंजरे में फंसे चूहे जैसे हो गए हैं। उसके सभी बाहर जाने के रास्ते बंद हो रहे हैं। पुतिन डर के कारण सोचता है सब उसके पीछे पड़े हैं। और जानते हो क्या, शायद वो सही भी हो। और जैसे ही पुतिन छुपते जा रहे हैं, उनकी सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। यह क्रीमिया में सबसे स्पष्ट है, जिसे रूस ने 2014 में अवैध रूप से कब्जाया और उसे रूसी प्रभुत्व के प्रतीक के तौर पर पेश किया जाना था। क्या युद्ध विराम के लिए भीख मांग रहा है? यूक्रेन का एक ही स्पष्ट जवाब है, कोई सवाल ही नहीं। रूस जब सीमित विजय दिवस परेड की तैयारी कर रहा है, जो उसकी कमजोरी की मिसाल बनकर खड़ी होगी, यूक्रेन दबाव बढ़ा रहा है ताकि पुतिन को दिखा सके कि रूस में कहीं भी सुरक्षा नहीं है। मॉस्को यूक्रेन के तीव्र हमलों के बाद कमजोर है, जिससे कुछ बड़ा संकेत मिलता है। यूक्रेन रूस के अंदर इतनी गहराई तक हमला कर सकता है कि पुतिन डर जाते हैं। 7 मई को खबर आई कि यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटरों ने रूस पर अब तक के सबसे प्रभावशाली हमलों में से एक किया। 347 ड्रोन का झुंड रूसी क्षेत्र पर उतर आया, जिसमें रूस के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉस्को भी शामिल है। ये हमला रूस की भव्य विजय दिवस परेड से ठीक कुछ दिन पहले हुआ और ये पुतिन के लिए एक चेतावनी थी कि यूक्रेन जब चाहे उस परेड को निशाना बना सकता है। हम बताएंगे कि यूक्रेन ने क्या निशाना बनाया। यहाँ संदेश भी हमले जितना अहम है। यूक्रेन की कार्रवाई से साफ है कि अब
मॉस्को भी निशाने पर है, चाहे वो पहले से ज्यादा सुरक्षित हो। वायु रक्षा पीछे हटा ली गई है। पुतिन यूक्रेन के ड्रोन रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। यूक्रेन बस और गहराई तक जाता जा रहा है। यूक्रेन के रात के हमले में रूस के कई अहम सैन्य ठिकाने, जैसे मॉस्को के पास लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स, निशाने पर रहे। एक्सिलानोवा प्लस टेलीग्राम चैनल ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मॉस्को के दक्षिण पश्चिम नारोफोमिन्स्क के नारा प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक्स साइट से धुआं उठता दिख रहा है। कीव पोस्ट ने बताया कि रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित विशाल सुविधा 0.77 वर्ग मील में फैली है और सैन्य माल को स्टोर करने के लिए उपयोग होती है, जिसे रूस यूक्रेन में अपनी सेनाओं के लिए भेजना चाहता है। यूक्रेन यही नहीं रुका। मॉस्को मुख्य लक्ष्य था, पर 7 मई की शाम यह अकेला लक्ष्य नहीं था। एक्सिलेनोवा प्लस ने कई वीडियो साझा किए, जिनमें रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र का एक वीडियो दिखाता है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की कमजोर वायु रक्षा को चकमा देकर बार बार हमला करने में सफल रहे। यूक्रेन ने अपने हमले में रूस के 20 क्षेत्रों को निशाना बनाया, जैसे समारा, तुला, त्वेर और रोस्तोव ओब्लास्ट। हमले कब्जे वाले क्रीमिया में भी हुए, साथ ही काला सागर, कैस्पियन सागर और एजो सागर में स्थित ठिकानों पर भी हमले किए गए। रूस बेहद नाराज है। रूस ने यूक्रेन पर प्रोपोगेंडा हमला शुरू कर घटना को आतंकवादी कार्रवाई बताया, खासकर क्योंकि यूक्रेन ने रूसी राजधानी को निशाना बनाया। ये बात अजीब है क्योंकि यूक्रेन ने मॉस्को की रिहायशी इमारतों पर हमला नहीं किया। उसने एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया जो रूसी सैनिकों को मोर्चे पर आपूर्ति कर रहा है। ये आतंकवाद नहीं है, ये एक हमलावर के खिलाफ अपनी रक्षा करना है जिसने आपकी जमीन पर हमला किया है। रूस की आतंकवाद की बातें खोखली लगती हैं जब पुतिन लगभग हर दिन कीव समेत यूक्रेनी शहरों पर ड्रोन हमले करवाते हैं। असल में जिस दिन यूक्रेन ने अपना ताज़ा ड्रोन हमला किया, उससे ठीक एक दिन पहले एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन में एक किंडरगार्टन को निशाना बनाया था, जो हमलों की एक श्रृंखला का हिस्सा था जिसमें 24 से अधिक नागरिक मारे गए थे। इस स्थिति में केवल एक ही आतंकवादी है और वह निसंदेह रूस है। मॉस्को यूक्रेन हमले को कम आंकने की कोशिश कर रहा है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया कि वायु रक्षा ने कथित तौर पर यूक्रेन के 11 ड्रोन गिराए हैं और आपातकालीन टीमें उन जगहों पर काम कर रही हैं जिन्हें उन्होंने मलबे के गिरने वाली जगहें बताया। नारोफोमिन्स्क सुविधा पर यूक्रेन के सफल हमलों का कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि सोशल मीडिया पर वहां से धुआं उठने के वीडियो वायरल हुए। वे सिर छुपाने की नीति पसंद करते हैं। मॉस्को पर सफल हमले की बात ना करें तो मानो हमला हुआ ही नहीं। हम मानते हैं कि ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को में हमला किया ये नहीं बदलता। अब मॉस्को के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का उड़ना पुतिन के लिए अपने आप में एक बड़ी समस्या है। जैसा कि हमने पहले कहा था, एक साफ संदेश भेजा गया है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस के अंदर लगभग कहीं भी जा सकते हैं जहां उनकी ज़रूरत हो, और हम जल्द ही इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस समस्या के पीछे एक और कहीं बड़ी समस्या छुपी हुई है। यूक्रेन की यह कार्रवाई रूस की विजय दिवस परेड से ठीक पहले हुई। वह परेड जो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी सेनाओं के खिलाफ सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाने के लिए होती है, पहले जैसी भव्य नहीं रह गई है। विजय दिवस रूस भर में मनाया जाता है। मॉस्को इसका मुख्य केंद्र है। रूस का सैन्य उपकरण आमतौर पर पूरी तरह दिखाया जाता है और व्लादिमीर पुतिन भी जनता में दुर्लभ रूप से नजर आते हैं जब वे गर्व से सैनिकों और वाहनों को देखते हैं। लेकिन 9 मई को विजय दिवस जैसा कुछ भी नहीं होने वाला। प्रवदा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की करीब 1/3 क्षेत्रीय राजधानियां विजय दिवस पर परेड नहीं करेंगी। जिन शहरों में परेड होगी उनमें से 37 शहरों में बिना किसी सैन्य उपकरण के या ऐसे प्रतिबंधों के बीच परेड होगी कि वह मुश्किल से ही कोई उत्सव लगेगी। मॉस्को उन शहरों में है जहां सैन्य उपकरण नहीं दिखेंगे। 2007 के बाद पहली बार रेड स्क्वायर की परेड में कोई रूसी सैन्य उपकरण नहीं दिखेगा। ये साबित करने के लिए कि विजय दिवस अब उत्सव नहीं रहा, पुतिन ने कार्यक्रम में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवाएं बंद करने का आदेश दिया। यह परेड नहीं है, यह एक
हताश रूसी नेता के लिए समय से पहले निकाला जा रहा अंतिम यात्रा जुलूस है, जिसे पता है उसका समय कम है। ये सब पहले से ही पुतिन की हताशा का संकेत है, जो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन के कोई भी ड्रोन उनके बड़े और खास दिन पर मॉस्को में दाखिल न हो सके। अगर वहां कोई सैन्य उपकरण नहीं है जिसे निशाना बनाया जा सके, तो ड्रोन भेजने का कोई मतलब नहीं है। रूस ने अपनी कमजोरी तब और दिखा दी जब उसने यूक्रेन से विजय दिवस सप्ताहांत पर युद्ध विराम की मांग की। ये युद्ध विराम 8 और 9 मई के बीच होना है, जिस वजह से यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया कि वो विजय दिवस का इस्तेमाल खुद को अच्छा दिखाने के लिए युद्ध विराम की आड़ में कर रहा है। यूक्रेन की प्रतिक्रिया यह थी कि उसने 5 मई से 6 मई के बीच अपना खुद का युद्ध विराम प्रस्तावित किया। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने इसके बाद क्या किया। यूक्रेन ने जो प्रस्ताव रखा उसे राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने एक तरफा चुप्पी का दौर कहा था। कुछ ही घंटों में रूस ने हमला कर दिया। युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन में 1800 से ज्यादा रूसी हमले हुए, जिसके बाद जेलेंस्की ने रूस को उसी तरह जवाब देने की घोषणा की। 7 मई को मॉस्को समेत अन्य जगहों पर हुए हमले पहली बार है जब पुतिन के सामने आईना रखा गया है। हमें 8 से 9 मई तक देखना होगा कि यूक्रेन युद्ध विराम का सम्मान करेगा या नहीं, जिसे पुतिन ने मांगा, जबकि रूस ने यूक्रेन की मांग अनदेखी कर दी थी। रूस की कार्रवाइयां दिखाती हैं कि पुतिन का युद्ध विराम प्रस्ताव यूक्रेन को हमला करने से रोकने की कोशिश है। ये विजय दिवस के सम्मान या शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश के बारे में नहीं है। पुतिन की युद्ध विराम की मांगे और मॉस्को परेड पर लगाई जा रही सभी पाबंदियां सिर्फ एक ही चीज के बारे में है, और वो है यूक्रेन के ड्रोन का डर। मॉस्को हमले से पहले ही पुतिन ने डर दिखा दिया था। ये 1 हफ्ते से भी कम समय में रूस की राजधानी पर दूसरा हमला था। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर जानकारी मिल रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। यूक्रेन के हमले से 2 दिन पहले ही ड्रोन मॉस्को में उड़ रहे थे। एक ड्रोन ने मॉस्को के सबसे आलीशान रिहायशी इलाके के एक आलीशान अपार्टमेंट बिल्डिंग पर हमला किया। ये स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन की मंशा यही थी या नहीं। यूक्रेन आमतौर पर नागरिकों को निशाना नहीं बनाता, इसलिए यह उन मामलों में से एक हो सकता है जहां रूस वैध रूप से ड्रोन के मलबे को दोष दे सकता है। यह मामला पुतिन को घबराहट और बेचैनी में डालने के लिए काफी था। हमले के कुछ घंटे बाद ही पुतिन ने मॉस्को हवाई सुरक्षा प्रमुख जनरल विक्टर अवजालोव को बर्खास्त किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। 2 दिन बाद यूक्रेनी ड्रोन फिर मॉस्को के हवाई क्षेत्र में घुसे और पहले से ज्यादा कीमती लक्ष्य ढूंढे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर पुतिन की त्वरित प्रतिक्रिया दिखाती है कि वह दबाव में है और यूक्रेन हमले बढ़ा रहा है। मॉस्को अब सिर्फ निशाने पर ही नहीं है, बल्कि यूक्रेन की नई पीढ़ी के लंबी दूरी के ड्रोन की पहुंच में भी आ गया है, जिससे कीव बार बार हमले कर सकता है। रूस की विजय दिवस की योजनाएं पहले ही बिखर चुकी है, और अब जब रूस ने दिखा दिया है कि वह यूक्रेन के युद्ध विराम के अनुरोध का सम्मान करने को तैयार नहीं है, तो पुतिन और उनके साथी जरूर सोच रहे होंगे कि क्या उनके परेड का बचा कुचा हिस्सा निकालना भी अब कोई मायने रखता है या नहीं। यूक्रेन जानता है कि वह पुतिन पर कितना असर डाल रहा है, और वह रूस के नेता को यह बताने में खुश है। मॉस्को पर यूक्रेन के ताजा हमले से ठीक 1 दिन पहले यूक्रेन ने साफ कर दिया था कि उसने विजय दिवस के मौके पर युद्ध विराम या संधि के लिए मॉस्को की किसी भी अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कीव इंडिपेंडेंट से बात करने वाले एक अनाम अधिकारी ने कहा, हमें सिर्फ परेड के लिए इसका पालन करने का कोई औचित्य नहीं दिखता, जिसका सीधा मतलब है कि यूक्रेन पुतिन को यह बता रहा है कि वह उनकी किसी भी चाल में फंसने वाला नहीं है। क्या 9 मई को मॉस्को पर फिर हमला हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन शायद परेड को ही निशाना नहीं बनाएगा। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां कोई सैन्य उपकरण प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। लेकिन यह काव्यात्मक है कि जब पुतिन या उनके अंगरक्षक मॉस्को में फीकी परेड देख रहे हों, उसी वक्त यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को की सैन्य सुविधाओं पर गिर रहे हैं। रूस शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि पुतिन का डर और सनक अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यूक्रेन के मॉस्को पर हमले के बाद रूस ने कीव स्थित विदेशी दूतावासों को स्टाफ तुरंत हटाने की चेतावनी दी। क्यों? मॉस्को का कहना है कि अगर विजय दिवस पर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो रूस अनिवार्य जवाबी हमले करेगा। ये कोई लीक संदेश नहीं है। रूस विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखरोवा ने टेलीग्राम पर वीडियो प्रकाशित कर दूतावासों को चेताया।
इस घटनाक्रम की हास्यास्पद प्रकृति स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ऐप से संदेश भेजे जिसे पुतिन बैन करना चाहते हैं ताकि युद्ध से जुड़े नहीं लोगों तक जानकारी पहुंचे। रूस की पाखंडता अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन आप उस देश से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में जो साबित किया है उसका जवाब देने के लिए घबराहट में कोई भी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है ताकि यह साबित किया जा सके कि उसके ड्रोन रूस की विजय दिवस परेड को तबाह कर सकते हैं अगर कीव ऐसा करना चाहे। यह फिर डर की बात है, विजय दिवस के बाधित होने का डर, यूक्रेनी ड्रोन के मॉस्को पर हमला करने का डर, उस शक्ति का डर जिसे पुतिन ने दुनिया के सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आक्रमणों में से एक शुरू करके खुला छोड़ दिया है। आइए अब वीडियो के बाकी हिस्से में 7 मई को यूक्रेन के हमलों पर लौटते हैं। उस हमले ने हमें 3 बातें दिखाई है और हर अगली बात पुतिन और उसके साथियों के लिए पिछली से भी ज्यादा विनाशकारी है। रूस की सैन्य विफलताएं यूक्रेन की सीमाओं से बढ़कर उसकी राजधानी तक पहुंच रही हैं। रूस ने अपनी विजय दिवस परेड के लिए जो योजना बनाई है उसे बयान करने का और कोई तरीका नहीं हो सकता। मोबाइल इंटरनेट सेवाएं वही देश बंद करते हैं जिन्हें डर होता है। सैन्य शक्ति दिखाने वाली परेडों को वे देश लगभग नाम मात्र तक नहीं घटाते जो खुद को उतना ही शक्तिशाली मानते हैं जितना दावा करते हैं। रूस ने भले ही यूक्रेन को फैसलों का कारण नहीं बताया, लेकिन 7 मई को यूक्रेन ने दिखाया कि यही वजह है। वहां हालात मजबूत परेड के लायक नहीं है। हर महीने करीब 35,000 सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं। रूस उपकरणों की कमी से जूझ रहा है, खासकर वायु रक्षा क्षेत्र में, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से विजय परेड से 2 दिन पहले मॉस्को पर यूक्रेन का हमला बड़ा झटका है। पुतिन का डरना सही है। उन्हें इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि रूसी लोग अब उनके उन सभी दावों की हकीकत समझने लगे हैं कि सिर्फ वही उनकी रक्षा कर सकते हैं। यह कैसे सच हो सकता है? मिन्स्क से उठता धुआं दिखाता है कि पुतिन मुख्य सैन्य ठिकाने की भी रक्षा नहीं कर सकते, मॉस्को की तो बात ही छोड़िए। अब बात करते हैं यूक्रेन के लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन की। 7 मई को मॉस्को पर हमला यूक्रेन के डीप स्ट्राइक अभियान का ताजा उदाहरण है, जिसने 2026 में रूस से निपटने के यूक्रेन के तरीके को परिभाषित किया। हर महीने यूक्रेन के ड्रोन रूस में और गहराई तक पहले से ज्यादा संख्या में दागे जाते हैं। जो इलाका कभी रूस का दबदबा हुआ करता था उसे यूक्रेन ने पूरी तरह पलट दिया है। यहाँ तक कि अब लंबी दूरी के ड्रोन हमलों की तीव्रता में यूक्रेन ने रूस के बराबरी हासिल कर ली है। यूक्रेन आगे निकल गया है। मार्च में रूस ने यूक्रेन में जितने ड्रोन दागे उनसे 800 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन ने रूस में दागे। खास आंकड़े हैं। यूक्रेन ने 7,347 ड्रोन भेजे और रूस ने 6,462 ड्रोन भेजे। ये बदलाव अप्रत्याशित था और पुतिन को दिखाता है कि यूक्रेनी ड्रोन निर्माण इतना बढ़ गया है कि यूक्रेन अब मॉस्को सहित रूस के अन्य क्षेत्रों पर हमले कर सकता है। विस्फोटक संदेश आसमान से भेजे जा सकते हैं। 7 मई को देखा कि रूस की नारोफोमिन्स्क सुविधा को हुए नुकसान के बावजूद वह बंद नहीं हुई। वह इतनी बड़ी है कि कुछ ड्रोन उसे बंद नहीं कर सकते। यूक्रेन का मुख्य संदेश है कि वो ड्रोन से मॉस्को पर हमला कर सकता है और उसकी लंबी दूरी की रणनीति अब और तेज होगी। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार जुलाई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 के शुरुआती दिनों तक क्रीमिया, 4 पूर्वी ओब्लास्ट्स जिनकी निगरानी की जा रही है और खुद रूस में रूसी लक्ष्यों पर 1042 हमले की पुष्टि हुई है। इन हमलों का मासिक विवरण दिखाता है कि सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक ये लगभग 100 प्रति माह के आसपास रहे। फिर मार्च आया। यूक्रेन ने उस महीने 288 लक्ष्यों पर हमला किया, जो पिछले महीने की तुलना में दोगुने से कहीं ज्यादा है। अप्रैल के पहले 10 दिनों में यूक्रेन ने 99 लक्ष्यों पर हमला किया। महीने के अंत में यूक्रेन ने अप्रैल में मध्यम दूरी के हमले मार्च से दोगुने किए। रूसी क्षेत्र में लगातार बढ़ते लंबी दूरी के हमलों से अभियान की तीव्रता हर महीने बढ़ रही है। संदेश साफ है, झुंड आ रहे हैं। यूक्रेन ने ऐसी पाइपलाइन बना ली है जिससे वह रूस पर कभी भी हमला कर सकता है, जिससे मॉस्को अब सुरक्षित नहीं रहेगा। खासकर विजय दिवस पर नहीं, क्योंकि यूक्रेन पुतिन के संघर्ष विराम की अपील नहीं मानेगा। तीसरा और सबसे अहम कारण है कि रूस के राष्ट्रपति की अपीलें इतनी बेताब क्यों हैं। रूस की वायु रक्षा प्रणाली इतनी ज्यादा दबाव में है कि वह टूटने की कगार पर पहुंच गई है।
अगर यूक्रेन का 7 मई का हमला हमें कुछ दिखाता है तो वह यह है कि मॉस्को के पास अपनी रक्षा के लिए उतनी वायु रक्षा प्रणाली नहीं है जितनी उसे यूक्रेनी हमले से बचने के लिए चाहिए। यूक्रेन ने 7 मई को करीब 350 ड्रोन छोड़े, लेकिन मॉस्को के मेयर के अनुसार सिर्फ 11 ड्रोन ही राजधानी और आसपास के क्षेत्रों को निशाना बना रहे थे, और उनमें से कुछ ड्रोन तो साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक सुविधा तक पहुंचने में सफल रहे। यह रूस के लिए पूरी तरह विफलता है और दिखाता है कि रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहर की रक्षा के लिए पुतिन के प्रयास बेकार है। फोर्ब्स के मुताबिक रूस वायु रक्षा मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है, जो यूक्रेन के तेज अभियानों और रूसी निर्माण पर हमलों के कारण उसकी मिसाइल निर्माण क्षमता सीमित होने के चलते हुआ है। फोर्ब्स के अनुसार रूस के पास जो वायु रक्षा साधन बचे हैं उन्हें मॉस्को की रक्षा के लिए पीछे खींच रहा है। यूनाइटेड 24 मीडिया इस दावे का समर्थन करता है। 6 मई को उसने रिपोर्ट किया कि रूस ने अपनी राजधानी शहर के चारों ओर एक घेरानुमा रक्षा में 40 और वायु रक्षा प्रणालियां स्थापित की हैं। ये नई प्रणालियां नहीं हैं। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने इन्हें देश के अन्य क्षेत्रों से हटाया है, जो हमें दिखाता है कि पुतिन किस तरह से मॉस्को की रक्षा को सबसे ऊपर प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूक्रेन की जीत है। 7 मई ने दिखाया कि नई रक्षा प्रणालियां पुतिन की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। साथ ही पुतिन ने रूस के अन्य क्षेत्रों को भी कमजोर कर दिया है, जिससे वे भविष्य में हमलों के लिए खुले हैं। शायद 9 मई को यही होगा। अगर यूक्रेन हमला करता है, मॉस्को को शायद बख्श दिया जाए, लेकिन जिन क्षेत्रों ने अभी अभी अपनी वायु रक्षा खोई है उन पर ड्रोन से हमला हो सकता है, जो उन सैन्य और तेल ढांचों को निशाना बनाएंगे जिनकी रक्षा वे स्थानांतरित की गई रक्षा प्रणालियां कर रही होती। ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। 6 मई को ज़ेलेंस्की ने कहा। साथ ही हम ये भी मानते हैं कि इससे हमारे दूरगामी प्रतिबंधों के लिए अतिरिक्त अवसर खुलते हैं। हमारी संबंधित प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। रूस एक से लेकर दूसरे को दे रहा है। वो ज़्यादा देर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि फिर रूस का बाकी हिस्सा यूक्रेन का आसान निशाना बन जाएगा। जहां तक पुतिन की बात है, अब उन्हें इस हकीकत से निपटना होगा कि यूक्रेन का ताज़ा संदेश जोरदार और साफ तौर पर पहुंच चुका है। ड्रोन मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। वे रूस में लगभग कहीं भी हमला कर सकते हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने 5 मई को रिपोर्ट किया कि यूक्रेन के 1000 मील से अधिक रेंज वाले ड्रोन अब रूस की 70% से ज्यादा आबादी तक पहुंच सकते हैं। वे यही कर रहे हैं, और यही बात पुतिन को मॉस्को के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा डरा रही है। यूक्रेन अपनी नई पीढ़ी के लंबी दूरी के ड्रोन का परीक्षण रूस की राजधानी से आगे भी कर रहा है। रूस के अंदर लगभग 1050 मील दूर स्थित है रूसी वायुसेना का सबसे कीमती रत्न Su-57 फाइटर जेट। असल में उनमें से 2 और दोनों अब यूक्रेनी हमलों के कारण राख में बदल चुके हैं। और अधिक जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप यूक्रेन युद्ध में हो रही ताज़ा घटनाओं की और कवरेज देख सके। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।